हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास होगी वो क्लास होगी अपनी एकदम से बेसिक क्लास होगी आपकी। कैसे कि आप इन जो आज अपन पढ़ेंगे वो आप पढ़ चुके हो, आपको पता है, लेकिन आपको उसको सही तरीके से जानना है कि होते क्या क्या है वो, और उनका नाम क्या होता है और उनको अपन पढ़ते कैसे हैं। ये जानना अपने को कि केमिस्ट्री में आप जब भी ये चीजें पढ़ोगे ना, आज की जिस क्लास में जो पढ़ोगे वो आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे वो आपके काम आएगा। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, है ना, कि इसकी परिभाषा उसमें बोल देते हो और उसकी इसमें बोल देते हो और उस पता नहीं होता ये क्या होता है ये क्या होता है। तो इनका नाम क्या होता है? अपन आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वो है पहला कोष, उपकोष, कक्षक। क्या? कोष, उपकोष, कक्षक। इन सबको जानने के बाद अपन पढ़ेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? कि अपन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे चुटकियों में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन क्या? कोष, उपकोष व कक्षक। क्या? कक्षक। जिसे अपन इंग्लिश में कोष को तो बोलते हैं सेल, उपकोष को बोलते हैं सब सेल, और कक्षक को बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या? सेल ये वो वाला सेल नहीं, कोशिका या जो आप बैटरी में सेल डालते हो वो वाला सेल नहीं। ये क्या है? कोष। क्या है? कोष। तो क्या? सेल, सब सेल और ऑर्बिटल। तो इन तीनों को अपन पढ़ने के बाद क्या करेंगे? अपने सबसे पहले पढ़ेंगे सेल, फिर पढ़ेंगे सब सेल और फिर पढ़ेंगे ऑर्बिटल। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको आप एक बार समझ लोगे तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होगी उसमें ये सारी ही चीजें घूमेंगी कि कोष में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उपकोष में इतने हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज कोष। क्या? कोष। कोष का और नाम होता है वो होता है कक्ष। क्या? कक्ष। या इसे अपन बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर। जिसे अपन एन से लिखते हैं। कोष को किस से लिखते हैं? एन से लिखते हैं। तो कोष को तो बोलते हैं सेल, कक्ष को बोलते हैं ऑर्बिट। देखो, ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिटल नहीं। क्या? ऑर्बिट। इसको याद रखना। क्या? ऑर्बिट। कोष को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और क्या होता है? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। तो ये तीन चीजें हैं, आपको इनके नाम पता होना चाहिए। आपको कोई बोले कि ऊर्जा स्तर क्या होता है तो वही कोष है, कक्ष क्या होता है तो उसी को कोष बोलते हैं, कोष को ही कक्षक बोलते हैं। तो आपको कोई ऐसे बोल दे, क्वेश्चन दे दे कि आप कोष, कक्ष और ऊर्जा स्तर में अंतर बताइए, तब क्या बोलोगे? तब ऐसे सोचने लग जाते हो, होता तो होगा ही कुछ तो अंतर। बस अगर क्वेश्चन पूछा ही है तो कोई ना कोई तो अंतर होता ही होगा, लेकिन नहीं, कोई अंतर नहीं होता, तीनों एक ही चीज होती है। अब बात करते हैं अपन की इस कोष को अपन एन से लिखते हैं। पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो सुनना कि किसी भी परमाणु में, क्या बोल रहा हूं इसकी परिभाषा देखो, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, क्या? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार पथों में, जिन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसे ही अपन कोष कहते हैं या उन्हें ही कोष कहते हैं। क्या कह रहा हूं? वापस सुनना इस परिभाषा को एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको समझाऊंगा ये कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको जानो कि किसी भी परमाणु है तो उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? जिन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं? कोष, कक्ष, ऊर्जा स्तर। क्या? कोष, कक्ष और ऊर्जा स्तर। अब यहां पे एक वर्ड आया, क्या? परमाणु। क्या आया?
परमाणु, पर से माणु, परमाणु। ठीक है, तो देखो इस परमाणु का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देना कि अपने पास आपको मैं ऐसे बोलूं कि मुझे परमाणु का डायग्राम बना के बताइए, क्या बोलूं कि परमाणु का डायग्राम बना के बताइए, तो आप क्या बनाओगे, आपने 10th में ऐसे पढ़ा होगा, ये बना दिया सर इसका नाभिक, ये बना दिया, ये बना दिया, एक सेकेंड, क्या ये बना दिया इसका नाभिक, ये बनाया सर हमने, फिर ये बनाया हमने, फिर ये बना दिया सर, और सर ये बना दिया हमने, और फिर बोलोगे सर बना दिया, जल्दी से हाथ ऊपर, सर बना दिया, और जैसे ही आपकी कॉपी चेक होगी आपको बोलेंगे गलत, क्या बोलेंगे, गलत। फिर आपके मन में आएगा कि सर ये गलत क्यों हुआ, गलत इसलिए हुआ कि आपको इसका सही डायग्राम बनाना, अब बताता हूं, सही डायग्राम बनाना अब सीखेंगे अपन। तो देखना, कोई भी परमाणु है, क्या बोलूं, कोई भी परमाणु है, उसमें सबसे पहले अपन उसकी नाभिक बनाते हैं, और नाभिक क्या होती है, धनावेशित भाग, क्या होता है, धनावेशित भाग, ये क्या है उसकी नाभिक। ठीक है, क्या है, नाभिक। और नाभिक में हमेशा क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी परमाणु का डायग्राम बनाते हो तो सबसे पहले क्या बनाओगे, नाभिक, और उस नाभिक में आपके बनाओगे क्या होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। आपको एक बात बताऊं, क्या कि जब आपको कोई पूछे कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की सही जगह कौन सी होती है, तो आप बोलोगे कि सर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की सही जगह उसकी नाभिक होती है, उसका सही ठिकाना है वो नाभिक होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आपको अब बोले कि इलेक्ट्रॉन की जगह बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, तब आप क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन का तो कोई अता पता ही नहीं होता, वो तो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में घूमते 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 रहते हैं। अरे घुमक्कड़ है एक तरह से, क्या है, घुमक्कड़, एक जगह रुकता नहीं, घूमता रहता है। तो क्या करेंगे, अपने सबसे पहले परमाणु की संरचना बनानी है, तो उसमें क्या है, वो पहले बनाएंगे नाभिक, और उसमें क्या होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर अपन बनाते हैं इसके कोष, कैसे बनाएंगे, कोष। तो कोष देखो, अपने ये बनाया पहला कोष, क्या बनाया, पहला कोष, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बनाया दूसरा कोष, क्या बनाया, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, चलो, ये बनाया दूसरा कोष। ठीक है, और ये इधर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, आप देख लेना, ये बनाया तीसरा कोष, क्या बनाया, तीसरा कोष। ठीक है, इस प्रकार से बनाया मैंने। अब सुनना इस बात को ध्यान से, ये क्यों बनाया, आपने बनाया ये, मैंने बनाया ये क्या है, सही है आपका, क्यों सर इसमें ऐसा क्या दिख गया कि सही है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, नाभिक, और उस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर अपन बनाते हैं इसके कोष। तो यहां पे देखो n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3, ये क्या है, इसके कोष, पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। कि सर आपने ऐसा क्यों बनाया, तो सुनना इस बात को कि दो, क्या बोल रहा हूं, कि दो कर्मागत कोषों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। क्या बोल रहा हूं कि दो कर्मागत कोषों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। तो जिसको देखो इधर लिख देता हूं कि यहां पे ध्यान देना कि दो कर्मागत कोषों, क्या, कर्मागत कोषों के बीच की दूरी या बीच की डिस्टेंस सदैव बढ़ती जाती है। देखो क्या होगा कि जब देखो इस कोष के बीच की दूरी इतनी है तो इसकी फिर थोड़ी ज्यादा और इसकी उससे भी ज्यादा, तो क्या हुआ कि दो कर्मागत कोषों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। आई बात समझ में इतनी, क्या कि आपको अब ये बात आन जानी चाहिए समझ में कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं उन्हें अपने कोष कहते हैं। और कोष में अपन अगर परमाणु का डायग्राम बनाए
तो क्या बोलेंगे कि कोश में नाभिक होता है, उस नाभिक में क्या होगा, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जगह तो फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स नहीं होती, जो वर्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाता रहता है, क्या वर्ताकार पथों में क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता रहता है, उन्हें अपन कोश, कक्ष और ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिसे इनकी दो कोश होते हैं, उनकी जो क्रमागत दूरी होती है दो क्रमागत कोशों की, वो लगातार बढ़ती जाती है। पहले इतनी है मानो, देखो पहले इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, ऐसे बढ़ती जाती है ना। तो आप ऐसे और भी बना सकते हो ऐसे, है ना। तो यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा इसीलिए ये 3 ही बनाए हैं, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बताता हूं कि जब ये बात तो सही होगी n बराबर 1 2 3, तो ये प्रथम कोश, द्वितीय कोश और तृतीय कोश। तो यहां पे इसको आप K L M फिर 4th आएगा उसको n आगे करते जाओ, क्या करते जाओ आगे। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो ये थोड़ी दूरी इसकी बढ़ा देते हैं ऐसे, ये हो गया n बराबर 4, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको कि जब प्रथम कोश होता है उसको K भी लिख सकते हैं, द्वितीय को L, तृतीय को M और चतुर्थ को N, और आगे आप करते जाओ जैसे आपकी इच्छा, जैसे जैसे कोश होते जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में सभी के, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक दो पॉइंट और बताता हूं, क्या बताता हूं कि आप ऐसे भी लिख सकते हो इनको, n बराबर 1 यानी प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, चतुर्थ कोश, जिसको आप क्या लिख सकते हो n बराबर k, प्रथम कोश को k कहते हैं, द्वितीय कोश को m कहते हैं, सॉरी k कहते हैं, द्वितीय कोश को l कहते हैं, इसको तृतीय कोश को m और चतुर्थ कोश को n, ठीक है। आगे बात समझ। अब आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं, एक कथन बोलता हूं, सुनना उसको ध्यान से, इधर ध्यान देके सुनो, क्या कि इलेक्ट्रॉन कोशों में चक्कर लगाते हैं, क्या यह सही है। क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कोशों में चक्कर, क्या रे, चक्कर लगाते हैं, क्या यह सही है, क्या यह सही है। नहीं, आप इसको सही नहीं बोल सकते सर, ये तो हमने तो ऐसा ही पढ़ा है, हम तो ऐसे ही सुना है। देखो बहुत से बोलते हैं इसे, मानते हैं सही भी, लेकिन जो रियल जो बात है, जो छुपी हुई बात है वो इसमें ही है, क्या कि इलेक्ट्रॉन कोशों में चक्कर लगाते हैं, नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसी को अपन बोलते हैं कोश। इलेक्ट्रॉन कोशों में नहीं लगाते, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं कोश। देखो कैसे समझेंगे इसको समझेंगे आप इस तरीके से। तो देखो ये मिटा रहा हूं, देखो क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन कोशों में चक्कर लगाते हैं, ये सही नहीं है। क्या है सही कि जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे ही अपन क्या बोलते हैं कोश बोलते हैं। कैसे कि देखो ये अपने पास क्या है, एक नाभिक है, ठीक है। इस नाभिक के क्या है, प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, ऐसे बनाते जाओ, रफली बना दिया इतना, ठीक है, बनते जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये है प्रथम कोश, n बराबर 1, n बराबर 2, ये n करते जाओ आप कितने भी, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन कोशों में चक्कर लगाते हैं, ये सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं उसे कोश बोलते हैं। जैसे पहले अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन मानो यहां है, क्या है यहां, तो ये हो गया कोश। अगर मानो इलेक्ट्रॉन यहां है तो ये क्या है कोश। अगर मानो इलेक्ट्रॉन यहां है तो ये क्या है कोश। तो कोश क्या है, कोश वो है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपन ने क्या पॉइंट पढ़े, पहले देखो एक बार याद रखने के पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। पहले इसकी परिभाषा क्या कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के चारों ओर जिन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश बोलते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि नाभिक उसके कोश, दो क्रमागत कोशों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। और को इलेक्ट्रॉन कोशों में चक्कर लगाते हैं, ये सही नहीं है। कोश जहां चक्कर लगाते हैं उन्हें ही अपन क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं कोश बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं उन्हें ही अपन कोश बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब एक पॉइंट और बता देता हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए।
कैसे कि आप किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, क्या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या बोल रहा हूं, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे। उसके लिए अपना सूत्र होता है 2n²। क्या होता है, 2n², जहां n क्या है, कोष, क्या है, कोष, क्या है, कोष। कैसे है, अब देखो अपन बात करें प्रथम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या प्रथम कोष, तो प्रथम कोष के लिए n क्या है, 1। तो प्रथम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे करोगे, 2 × 1 का क्या आ जाएगा, तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब बोलूं मैं आपको द्वितीय कोष यानी n = 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 × 2 का स्क्वायर, कितने आ गए, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से तृतीय कोष यानी n = 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 × स्क्वायर, कितना गया, 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आप निकालते जा सकते हो। जैसे इसको बोलते हैं अपन, आपको ऐसे भी बोल सकता है कि के कोष में, क्या के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। फिर ऐसे बोल सकता है एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो अपन प्रथम कोष को तो के कहते हैं, द्वितीय कोष को एल और तृतीय कोष को एम और चतुर्थ कोष को एन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, कोष समझ में आया, कोष के बारे में क्या क्या पढ़ा, जिसे अपन कोष, ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर कहते हैं, और जिसे एन से लिखते हैं, किससे, एन से। तो अपन किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं कि 2n²। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा क्या, कोष। अब अपना सेकंड आता है, देखो पढ़ने को तो अपने को सेकंड पढ़ना चाहिए था, उपकोष, लेकिन मैं आपको पहले उपकोष नहीं पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा कक्षक। क्या पढ़ाऊंगा, कक्षक। क्यों पढ़ाऊंगा, उसका रीजन भी अपन समझेंगे कि सर पहले आपको तो कोष पढ़ा दिया, फिर उपकोष पढ़ाना था, तो आप तो पहले कक्षक पढ़ा रहे हो। तो बच्चों कक्षक इसलिए पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन अपन देखेंगे। कक्षक को इंग्लिश में और बिटल बोलते हैं, क्या, और बिटल बोलते हैं, और बिटल। ठीक है, अब देखो कक्षक होते क्या है, सबसे पहले अपन ये जानते हैं। तो सुनना इस बात को, कक्षक को, कि देखो कोई भी नाभिक है, उसके चारों ओर, क्या कि नाभिक कहां होगा, परमाणु में। तो क्या बोल रहा हूं कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, वही क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि किसी भी, क्या बोल रहा हूं, किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, क्या होती है, अधिकतम होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं कि कोई भी अपने पास परमाणु है, ठीक है,
तो ये परमाणु था अपने पास, और उसके नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, कक्षक। सुनना, इस बात को समझना, ध्यान से समझना। देखो बच्चों कि ये अपने पास क्या था, एक नाभिक, ठीक है। यहां पे प्रथम कोष था, ये द्वितीय कोष था, और ये इसका तृतीय कोष था, ठीक है। क्या था, तृतीय कोष। समझ लो दुनिया का सबसे गोल यही है, सबसे गोलाकार आकृति इसी ने ले रखी है। समझ लो आप तो बस, है ना, कि दुनिया का सबसे गोल यही है। सर दिख तो नहीं रहा किधर से भी, ऐसे हमें तो लग ही नहीं रहा कोई गोल है ना। तो समझ लो बस, आपकी दुनिया का सबसे गोल यही है, वर्ताकार पथ यही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, ये क्या थी अपने पास, नाभिक। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। अब देखो इस बात को समझोगे कैसे आप, आपको कोई बोले कि आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताओ मेरे को, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने तो हमें यह बोला था कि ना प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तो नाभिक में पाए जाते हैं, उनकी तो स्थिति आपने बता दी हमें। अब सर इलेक्ट्रॉन कहां गए, इलेक्ट्रॉन तो आपने बोला कि स्थिर ही नहीं होते, ये तो अस्थिर होते हैं, ये तो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं वर्ताकार पथों में ऐसे, अरे घूमते रहते हैं। और तो सर घूमते रहते हैं तो इसकी स्थिति कैसे बताएंगे, आपने तो हमें बेवकूफ बना दिया सर। नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। कैसे, देखो इसको ध्यान से देखो, क्या कि अपन क्या बोलेंगे यहां पे ये बात बोलेंगे, ये नाभिक है तो इसके इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये घूम रहे हैं जिसमें n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। अब क्या बोला मैंने कि संभावना बतानी है। अब आप एक बार अपने पे खुद पे लेके देखो, एक बार लो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आते हो, और आपके घर पे कोई आए और पूछे, क्या बोले, कोई आपको आए और पूछे आपके बारे में कि वो कहां पर है, क्या वो कहां पर है, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे स्कूल में है। तो ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि जो आया था वो बस ऐसे पूछ के आपके पेरेंट्स ने बोला कि स्कूल में है और वो निकल गए, कि अब सारी स्कूल है ना, आसपास के जितनी भी स्कूल है उनमें ढूंढेंगे आपको। नहीं, ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि उसके आपको पर्टिकुलर स्थान का पता नहीं चला है ना उसने अभी तक, कि ना कहाँ पे हो आप, है ना। तो आपके अगर पेरेंट्स उसको ऐसे बोलेंगे कि आप पर्टिकुलर नेहरू पब्लिक स्कूल में हो, क्या आप पर्टिकुलर इस नेहरू पब्लिक स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, तो आपकी संभावना क्या है, वहां रहने की है। अब मानो, क्या बोल रहा हूं, अब मानो वो पहुंचा, आपकी छुट्टी हो गई, तो आप घर की तरफ रवाना हो गए, आप तो घर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन संभावना आपकी अधिकतम पाए जाने की कहां थी, उस स्कूल में तो थी, नेहरू पब्लिक स्कूल में तो थी आपकी संभावना पाए जाने की। अरे स्कूल में ही तो है आपकी संभावना पाए जाने की। तो यही इसके साथ है, यही क्या है इसके साथ। कैसे, देखना, सुनना इस बात को कि अब देखो इस नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, किसमें, वर्ताकार पथों में, जिसको अपन ने क्या बोला था, कोष। अब मानो ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहां पर है, सपोज दैट, क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहां पर है, क्या अधिकतम, लिख देता हूं मैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने, अरे पाए जाने की संभावना। तो सुनो, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की एक संभावना है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे कक्षक। अरे क्या बोलेंगे, कक्षक। आया समझ में। तो क्या हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन मानो यहां पर सबसे अधिकतम पाया जा रहा है, यहां पर, तो वो क्या है, उसका कक्षक है। सेकंड अगर बात करें, मानो ये इलेक्ट्रॉन यहां पाया जा रहा है, यहां, तो ये क्या है, उस कोश का कक्षक। क्या है, कक्षक। ये क्या है, कक्षक। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वही क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। इतनी बात किन किन को समझ में आई। अरे इतने में किसी को कोई दिक्कत, कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होती है ना अधिकतम, वही क्या कहलाता है, कक्षक। इलेक्ट्रॉन तो भाई घूमता रहता है, तो घूमता रहता है, तो ऐसे इसको ऐसे पकड़ के तो बैठ नहीं सकते, नहीं जाने दूंगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो ये क्या होगा, यहां पर
पाए जाने की जो संभावना वही क्या है, कक्षक। अब देखो स्टूडेंट्स, आप कक्षक होता है ना, कक्षक, तो कक्षक को एक बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं, किससे, बॉक्स से। तो ये क्या होता है, कक्षक का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या, ये कक्षक ऐसे लिखते हैं, कक्षक को एक बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक कक्षक में, क्या बोल रहा हूं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना। कैसे, देखना, क्या बोल रहा हूं, एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है सर, समझाओ हमें। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब आप ये बोलोगे सर इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे ही लिखा। तो स्टूडेंट्स, ये अपन पढ़ेंगे, अपने नियम आएंगे कुछ, है ना, चक्रण बहुलता का नियम, या आप पढ़ोगे अपबाऊ सिद्धांत, n+, इस प्रकार से अपन क्वांटम संख्याएं जैसे डिटेल्स में पढ़ेंगे ना। अपना चैप्टर होगा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक चैप्टर होगा, परमाणु की संरचना का, उसके अंदर अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो बेसिक है ना वो समझना है बस आपको। तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये बात कि अपन ने कैसे निकाले कि कक्षक क्या होता है। कक्षक देखो, आपको ऐसे ही याद रखना कक्षक को, कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वही क्या कहलाता है, कक्षक। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता देता हूं, बेसिक बात है। एक तो होता है कक्षक और एक होता है नोड। क्या होता है, नोड। यहां पे लिखता हूं, एक तो होता है कक्षक और एक होता है नोड। अब सर ये नोड क्या होता है, NODE, नोड। तो देखो, अपन कक्षक को तो बोलते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है। लेकिन नोड होता है ना, नोड, वो क्या होगा कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम से न्यूनतम होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, नोड कहते हैं। क्या, कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम से न्यूनतम होती है उसे अपन नोड कहते हैं। आगे ही बात समझिए, ये आपको एक बेसिक बात बताइए, ठीक है। तो देखो, अब अपन बात करते हैं इन कक्षकों के प्रकार की, किसकी, कक्षकों के प्रकार की। तो देखना स्टूडेंट्स कि कक्षक के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं अपन। तो लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। कक्षकों के प्रकार, सुनना इस बात, ध्यान से सुनना। कक्षक होते हैं वो अपन कौन कौन से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एस कक्षक, दूसरा पढ़ेंगे पी कक्षक, तीसरा पढ़ेंगे डी कक्षक और चौथा पढ़ेंगे एफ कक्षक। क्या, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, ये तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एस कक्षक की। किसकी, एस कक्षक की। यह है एस कक्षक कि एस कक्षक क्या होता है। तो देखो, इनके बेसिक नॉलेज आपको बताता हूं, बेसिक याद ये क्या क्या रखना आपको। तो देखो, एस कक्षक होता है, उसकी आकृति, क्या बोल रहा हूं, एस कक्षक की आकृति होती है वो गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है। और ये अदिशात्मक प्रकृति का होता है। क्या, अदिशात्मक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का, अदिशात्मक प्रकृति का। क्या बोला मैंने कि जो एस कक्षक होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है और वह अदिशात्मक प्रकृति का होता है। तो देखो, ये होती है इसकी आकृति, ये होती है इसकी गोलाकार आकृति, ठीक है। क्या होती है इसकी, ये गोलाकार आकृति। अब देखो, ये अदिशात्मक प्रकृति का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस गोले में चारों तरफ पाए जाने की संभावना होती है। क्या, इलेक्ट्रॉन की इस गोले में चारों तरफ पाए जाने की संभावना होती है, इसी वजह से इसे अदिशात्मक प्रकृति कहते हैं। क्या, कि अदिशात्मक प्रकृति का होता है। अब स्टूडेंट्स एक बात बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट बात है
कि जितने भी अपन कक्षक पढ़ते हैं उसमें ऐसे कक्षक ही अदिशात्मक प्रकृति का होता है, बाकी सभी के सभी दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। क्या बोल रहा हूं कि ऐसे कक्षक की अदिशात्मक प्रकृति का होता है, बाकी सभी के सभी दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। तो अपन ने एस कक्षक के बारे में जाना कि एस कक्षक की आकृति गोलाकार और अदिशात्मक प्रकृति का होता है। सेकंड अपन बात करें किसकी, पी कक्षक की, तो ये अपने पास पी कक्षक, ठीक है। तो पी कक्षक होता है, उसकी आकृति होती है वो होती है डंबलाकार। क्या, डंबलाकार आकृति होती है, वो होती है डंबलाकार। अरे डंबल आप एक्सरसाइज करने के लिए काम में लेते हो, है ना, जिसको ऐसे जिम में ऐसे उठाते रहते हैं, वो होती है डंबल। तो क्या होती है इसकी आकृति डंबलाकार। और ये इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है दिशात्मक प्रकृति, जो आप अभी मैंने ऊपर बताया आपको, क्या दिशात्मक प्रकृति का होता है। आकृति डंबलाकार होती है, मतलब कैसे, ये इसकी आकृति होती है, कैसी होती है, डंबलाकार आकृति। आप ये दोनों पाली हमेशा बराबर बनाओगे, हमेशा ये पाली होती है ऐसे बराबर होती है, ना एक छोटी होती है ना एक बड़ी होती है, दोनों क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। तो आई बात समझ में। सेकंड बात की अपन ने, अब अपन बात करते हैं थर्ड, कौन सी, डी कक्षक की। किसकी, डी कक्षक। तो डी कक्षक होता है, उसकी आकृति होती है वो द्विडंबलाकार होती है। कैसे, द्विडंबलाकार। देखो आपको इस बात को समझाता हूं मैं, द्विडंबलाकार। तो देखो डंबलाकार थी तो उसमें कितनी पाली थी, एक पाली, दो पाली, कितनी पाली, दो पाली। अरे पाली वो वाली पाली नहीं है ना, पाली जोधपुर वाला वो नहीं, दो पाली, एक पाली ये, एक पाली ये। यहां पे क्या है, द्विडंबलाकार मतलब दो डंबल नुमा संरचना है, तो कितनी पाली, चार पाली। कितनी, चार पालियां होती हैं। यहां पे कितनी होती है, दो पालियां होती। इतनी बात आई समझ में। अब इसकी जो प्रकृति होती है वह होती है दिशात्मक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का, दिशात्मक प्रकृति का, ठीक है। इसमें चार पाली कैसे होती है देखना, ये पहली पाली, कौन सी पाली, पहली पाली, ये, तो ये क्या होती है, चार पालियां, एक दो तीन चार। तो ये क्या होता है, एक दिशात्मक प्रकृति का होता है। और इसमें कितनी पालियां होती है, चार पाली, मतलब द्विडंबलाकार का मतलब दो डंबल नुमा संरचना। देखो एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो दो डंबल नुमा संरचना हुई, इसीलिए अपन ने इसको मतलब द्विडंबलाकार। नेक्स्ट अपना आता है एफ कक्षक। क्या आता है, एफ कक्षक। तो स्टूडेंट्स एफ कक्षक की जो संरचना होती है, जो आकृति होती है, वो बहुत ही जटिल होती है। क्या होती है, जटिल होती है। तो इसका अध्ययन करना अभी तक मुश्किल हुआ है, लेकिन इसमें कितनी पालियां होती है, इसमें 8 पालियां होती हैं। कितनी, 8 पालियां होती हैं। ये अपन ने पढ़ा क्या, कक्षक। तो कक्षक में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार में आपको 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं कक्षक को, जल्दी से देखना है ना, बोर नहीं होना है, देखना बस, बोर नहीं होना है। सुनो, कक्षक किसे कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। और कक्षक को अपन ने पढ़ा कैसे देखते हैं, और कक्षक होता है उसको अपन एक बॉक्स से लिखते हैं, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। और अपन ने देखा कि कक्षक अपन टाइप देख रहे थे, तो कक्षक के टाइप अपन ने देखे एस, पी, डी और एफ। अपन बात करते हैं कि एस कक्षक होता है वह अदिशात्मक प्रकृति का होता है, बाकी के बाकी सभी दिशात्मक प्रकृति होते हैं। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है, एफ कक्षक की आकृति अभी मतलब बहुत जटिल होती है, उसका अध्ययन करना मुश्किल होता है। ठीक है, इतनी बात आ गई सभी को समझ में। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
उपकोष, क्या? उपकोष। अब अपन जानेंगे कि उपकोष को अपन लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखना स्टूडेंट्स, उपकोष को लास्ट में पढ़ने का रीजन क्या है। तो अब अपना जो पॉइंट है वो है उपकोष, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सब सेल। क्या? सब सेल। अब जानते हैं कि ये उपकोष होता क्या है। तो सुनना, कक्षकों का समूह है ही उपकोष कहलाता है, इसीलिए अपन ने बाद में पढ़ा है। क्या बोला? कक्षकों का समूह है ही उपकोष कहलाता है। क्या बोल रहा हूं? कक्षकों का समूह है ही क्या कहलाता है? उपकोष कहलाता है। ये सिंपल सी एक बात थी अपनी कि उपकोष किसे कहते हैं। उपकोष हमें किसे कहते हैं कि जो कक्षक होते हैं उन्हें अपने उनके जो समूह होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? उपकोष। ठीक है, ये वाला आएगा यहाँ पे। आगे बात समझ। अब स्टूडेंट्स जो बात बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये बोला कक्षकों का समूह है उपकोष। जैसे ये कक्षक हो गया, या ये यहाँ पे कितने कक्षक हो गए? 3। या अपन लिख सकते हो ये क्या हो गए? कक्षकों का ये क्या? एक कक्षक। यहाँ पे कितने कक्षक है? 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये जो कक्षकों का जो समूह है यही क्या है? उपकोष है। तो अब इसी के आधार पे अपन क्या करते हैं? इनके प्रकार पढ़ते हैं। क्या? उपकोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ सबसेल। सुनना, अपन पढ़ेंगे उपकोष के प्रकार, उसमें अपन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे ऐसे उपकोष, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे पी उपकोष। थर्ड अपन पढ़ेंगे डी उपकोष। जैसे अपन ने ऑर्बिटल पढ़ा था वही पढ़ेंगे, ऐसे अपन पढ़ेंगे एफ उपकोष। आगे भी होते हैं उपकोष, तो जी एच आई, है ना। तो इस प्रकार से आगे भी पढ़ सकते हो। तो अपने को जो काम में आते हैं वो यही है, इतने ही काम में आते हैं आपको। आप बड़ी क्लास में भी चले जाओगे तो आपको यही काम में आती है। क्या? एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। अब अपन जानते हैं कि एस उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष, एफ उपकोष के बारे में। तो देखो, एस उपकोष होता है उसमें एक कक्षक होता है। कितना? एक कक्षक। तो ये लिखा एक कक्षक। एस उपकोष में कितने कक्षक? एक कक्षक। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने? 3 कक्षक। तो ये बनाए मैंने 3 कक्षक, थोड़े बड़ा बना देता हूं आपको। ये बनाए मैंने 3 कक्षक। एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। कितने? 5। तो ये बनाए 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कितने कक्षक? 5। एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। तो ये बनाए मैंने 7 कक्षक। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। तो आई बात समझ में कि अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कक्षकों के समूह को उपकोष कहते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं कि इन उपकोष में कितने कितने कक्षक होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। कि एस में तो 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5, एफ में 7। देखो विषम संख्या में चल रहे हैं, 1 3 5 7, फिर आगे 9 आ जाएगा, फिर 11, ऐसे चलते जाएंगे अपन। ठीक है। तो अब इतनी बात आगे समझ। ठीक है सर। अब देखो एस उपकोष में कितने कक्षक?
एक। तो अपन ने पढ़ा था कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन S2 लिखेंगे। क्या? S2। अब आपको मैं बोलूं क्या S0 संभव है? तो आप बोलोगे कि S0 का मतलब तो सर यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो संभव हो सकता है। आपको मैं बोलूं S1 संभव है, आप बोलोगे हाँ सर S1 भी संभव है। आपको बोलूं S2 संभव है, हाँ सर S2 भी संभव है। लेकिन आपको ये बोलूं कि S3 संभव है, तब आप बोलोगे अरे नहीं सर, क्या गुनाह करने जा रहे हो आप, ऐसा गुनाह मत कर देना सर। क्यों? क्योंकि बच्चों ये गुनाह इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जा सकते हैं। सर हमें यह बात समझ में आ गई। तो क्या बोला? एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं पी उपकोष की। कितने कक्षक? 3 कक्षक। तो पहले कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले, फिर इनका क्या होगा? युग्मन। फिर क्या होगा? इनका युग्मन। तो कितने इलेक्ट्रॉन? देखो, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कक्षक कितने? 3। और 3 कक्षक तो कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। भाई एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन P6 से लिखेंगे। अब मैं आपको बोलूं क्या P5 संभव है? बोलोगे यस सर। क्या P4 संभव है? बोलोगे यस सर। क्या P0 संभव है? बोलोगे यस सर। अब मैं बोलूं सर P7 संभव? बोलोगे नहीं सर, गलती मत कर देना। P8 संभव? बोले नहीं सर, इतना बड़ा गुनाह मत कर देना, बेचारे को मारोगे क्या, है ना? क्योंकि इसमें तो 6 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट बात करते हैं डी की। तो डी में कितने कक्षक आप बताओ? अब कितने कक्षक? 5 कक्षक। इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? सर बोलोगे 5 कक्षक तो इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? पहले एक एक कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर इनका आके युग्मन स्टार्ट हो जाता है सर। तो इसी प्रकार से इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन D10 से लिखेंगे। अब मैं बोलूं कि D11 संभव है? बोले नहीं सर, आप D10 से नीचे वाले हैं वो सारे संभव है। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। लेकिन D11 होता है वो संभव नहीं होता है। इतनी बात आ गई समझ? अब इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं एफ उपकोष की। किसकी? एफ उपकोष की। तो एफ उपकोष में कितने कक्षक? 7 कक्षक। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? अरे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आ गई बात समझ? अरे आ गई? कैसे किए सर? आ गई। तो यहां पे इसको F14 14 लिखेंगे। अब आपको बोलेगी F15 संभव है? अरे नहीं सर, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। तो इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? सभी को आ गई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा क्या? कोष, कक्षक और उपकोष। एक बार तीनों को एक साथ करते हैं कि कोष किसे कहते हैं? कि परमाणु में नाभिक और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। सेकंड अपन बात की थी कक्षक की। कक्षक किसे कहते हैं? नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे अपन कक्षक कहते हैं। और कक्षकों के समूह को उपकोष कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्या देता हूं? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो सुनना, सुनना इस बात को ध्यान से। क्या? देखो देखो, फिर एक दो पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको। क्या बताऊंगा वो सुनना। पहले पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है कि डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्या कि डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो डी उपकोष क्या था? ये था 1 2 3 4 5। कितने भाई डी उपकोष में कक्षा की कितने? अरे कितने बोलो? 5। इलेक्ट्रॉन कितने? अरे इलेक्ट्रॉन कितने? 10। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, सॉरी एक ज्यादा बन गया, एक ज्यादा बन गया। तो इस प्रकार से क्या हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या बोलेंगे? डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो बताएंगे आप। डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो बताओ भाई, बताओ जेंटलमैन, सारे के सारे आंसर दे। अब आपको ऑप्शन देता हूं, 2 4 6 10। अरे अरे सर 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 सर, अरे हमें तो 10 दिख गया। चलो, अरे सर हमारा तो सही है सर, हमारे तो पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। तो बेटा जी गलत। क्यों? अरे क्योंकि ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो अरे उपकोष में है, और मैंने क्या बोला है? अरे मैंने बोला है कक्षक बोला है, और मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपका ये होगा, न कि ये। इसी प्रकार से आपको मैं बोलूं कि पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 होगी। इसी प्रकार से बोलूं पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पी उपकोष में कितनी होगी? कि सर बोलोगे सर इसमें तो 3 होगी। कितनी? 3। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3। 3 कहां से होगी? अरे 3 कहां से होगी? नींद में हो क्या? नींद में हो क्या? कैसे? देखो, आपको मैंने बोला कि उसी के साथ साथ 3। देखो, नींद से जगाने के लिए है ये सब आपके लिए। क्या है? 3 तो क्या है इसमें? कक्षक। क्या है? कक्षक। तो 3 कक्षक, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 6 नहीं होंगे क्या नालायको? साथ साथ बोल देते हो, चेक करना पड़ता है कि कहीं सो तो नहीं रहे हो आप लोग ना। सो तो नहीं रहे हो तो ध्यान दो इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको निकालेंगे। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं जल्दी से, वो आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या पॉइंट है वो देखना। अपन एस उपकोष पढ़ा था, पी पढ़ा था, और ये हो गया अपने पास डी। 1 2 3 4 5। तो अपन बोलते हैं ये क्या है? एस उपकोष। ये क्या है? पी उपकोष। ये है डी उपकोष। तो एस उपकोष में कक्षक कितने? 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2। पी उपकोष में कक्षक कितने? 1। सॉरी, कक्षक कितने? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 6। डी उपकोष में कक्षक कितने? 5। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 10। तो आप देखो कक्षक तो 1 3 5 7 में बढ़ रहे हैं, ये 2 6 10 14 इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। ये बात आ गई समझ में? अब देखो, जो ये पी उपकोष और डी उपकोष होता है, इसमें जो कक्षक बनाए होते हैं इसके स्पेशल नाम होते हैं। इसको अपन बोलते हैं पी एक्स, इसको पी वाई, और इसको पी जेड। इसी प्रकार से अपन इसको, जो डी वाले होते हैं उसके भी नाम होते हैं। इसका होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर।
क्या डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। आपको ये नाम याद रखने हैं। ये था अपना मेन पॉइंट, क्या कि अपन जो कक्षक पढ़ते हैं उनके नाम है क्या, पी के वाले के पी एक्स पी वाई पी जेड, इसका डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में अपन ने जाना कि एस जो अपने पास क्या सेल, सब सेल और ऑर्बिटल के बारे में। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो कि अपन सेल सब सेल और इनकी कैसे पढ़े सर, कैसे समझ में आया, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप पूछ सकते हो और उसका अपन सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देंगे। ठीक है।